नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कर्नाटक में जो विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए, उसकी जो उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके से लगातार सर्वे रिपोर्ट्स और ओपिनियन पोल्स दिखा रहे थे, वो लगभग सही साबित हुए। कांग्रेस लंबे समय के बाद तो नहीं कहा जा सकता, पर सत्ता में बम्पर जीत के साथ आई, बड़ी जीत के साथ आई। ये जो बड़ी जीत और बम्पर जीत मैं कह रहा हूँ, उसके खास मायने हैं। क्योंकि जब से कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ था, ये बार बार कहा जा रहा था कि जो अगर कांग्रेस पार्टी जरूरी आंकड़े के आसपास पहुंचती है या कुछ दूरी पर रह जाती है तो निश्चित तौर पर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी। अगर कांग्रेस के पास जो जरूरी नंबर है सरकार बनाने के लिए, यानी 113 से 120 सीटों के बीच में आंकड़े आते हैं, तो ये तय था कि जो सत्ता बनती, जो सरकार बनती, वो स्थिर नहीं रह पाती और फिर से एक बार ऑपरेशन कमल के सहारे जो काम जेडीएस और कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए किया गया था, कुछ वैसा ही नज़ारा देखने को मिलता। ये बात लगातार सभी राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा उठाई जा रही थी। अब ये सारी चीज़ों, इन सारी संभावनाओं को नकारते हुए कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को जो सत्ता सौंपी कांग्रेस को, वो बड़े जीत के साथ सौंपी और बेहद सुरक्षित आंकड़ों के साथ कांग्रेस के हाथ में कर्नाटक की सत्ता अब आई है। इन सब के बीच में जो बड़ा सवाल है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो दावे हैं वो सारे धरे के धरे रह गए। भाजपा कई तरीके के दावे कर रही थी, वो सारे दावे हवा हवाई हो गए। इसके अलावा जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में गई, इन दोनों में लोगों ने कांग्रेस के द्वारा उठाए गए आम आदमी के से जुड़े जो सवाल थे, आम आदमी को लेकर के जो घोषणाएं थीं, जनता के जो ज़रूरी मुद्दे थे, उन मुद्दों पर कांग्रेस की जो बातचीत थी, इन सब का साथ दिया, इन सबको स्वीकारा। जबकि वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जाने वाले धर्म, जाति, संप्रदाय, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना जैसे ये तमाम मुद्दे जो थे, उन सबको सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ तक कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव रहा जहाँ प्रधानमंत्री के जा करके खुद को गाली देने को लेकर के गालियों की गिनती तक करवाए जाने का जो काम रहा, वो उनके काम नहीं आ पाया और इसके चलते मोदी मैजिक फेल हुआ। और जब मोदी मैजिक फेल हुआ तो फिर भाजपा ढेर हो गई, क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही आश्रित होकर के चुनाव लड़ रही थी। यहाँ मैं निर्भर नहीं कहूँगा, आश्रित कहूँगा, क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से, जिस तरीके से हर चुनाव में अब लगातार ये कह रही है कि आप पार्टी को न देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, आप पार्टी के स्थानीय नेताओं को मत देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए। तो बार बार इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, अब धीरे धीरे जनता ने उसको नकारना शुरू कर दिया है। कम से कम कर्नाटक के चुनाव के बाद तो ऐसा माना ही जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि 2024 का चुनाव है, अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में। इस चुनाव पर इसका क्या असर होगा, हम बात इसी की करेंगे। दरअसल कर्नाटक में जो विधानसभा का चुनाव परिणाम आया, वो निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव प्रभावित करेगा। कैसे? दक्षिण में जो सीटें हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की चिंता पहले से ही जाहिर है। इसी का नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी ने गए साल में जब अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, तो उसको उन्होंने हैदराबाद में ले जाकर के आयोजित की। एक ऐसा राज्य जहां पर ना तो भाजपा की सरकार है, ना उसके आसपास के क्षेत्रों में कोई बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है, उसके बावजूद भी वैसी जगह पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिन तक करना, सारे बड़े नेताओं, दिग्गज नेताओं का वहां पर मौजूद रहना, खुद प्रधानमंत्री का वहां संबोधन, तो इन सारी चीज़ों ने भाजपा की चिंता को पहले से ही जाहिर करना शुरू कर दिया था। दरअसल भाजपा पहले से ही इस तैयारी में लगी हुई थी, जो दक्षिण है उसमें वो अपने को मजबूती से स्थापित कर पाए। उसकी एक मुख्य वजह मानी जा रही थी कि उत्तर भारत में जहाँ पर जो हिंदी पट्टी है, जिसमें भाजपा पहले से खुद को मजबूत मानती है, वहाँ पर अब जो बदले हुए सियासी समीकरण हैं, जो हालात हैं, उसके चलते भाजपा निश्चित तौर पर कुछ कमज़ोर अपने को पाती हुई देखी जा रही है। हालांकि इसमें मैं फिर एक बार मेंशन कर दूं कि इसमें उत्तर प्रदेश को शामिल किया जाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। इससे इतर अगर बात की जाए तो चाहे वो बिहार की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, इन सब में निश्चित तौर पर भाजपा खुद को कमज़ोर होता हुआ पा रही थी। इसके पीछे की जो वजह है वो भी एक बार जान लेते हैं। दरअसल जब हम दक्षिण की बात कर रहे हैं तो दक्षिण में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं।
फिलहाल उस 129 जो सीटों का आंकड़ा है उसमें कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें आती हैं, केरल में 20 सीटें आती हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें आती हैं, तेलंगाना में 17 सीटें आती हैं और तमिलनाडु में 39 सीटें आती हैं। यानी कुल 129 का आंकड़ा ये होता है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। अब इस 129 में से फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में केवल 29 सीटें हैं। उसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो शून्य हैं, उनके पास एक भी सीट वहाँ पर नहीं है। 28 में से 25 सीटें जो थी वो कर्नाटक में थी और तेलंगाना में जो है उनके पास 4 सीटें हैं। इस तरीके से 29 सीटें भाजपा के खाते में थी इस 129 में। भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में करके और फिर उसके बाद पूरे पुरजोर तरीके से लगातार, जिस तरीके से प्रधानमंत्री अभी केरल गए और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें रहीं, तो उसके सहारे भाजपा खुद को दक्षिण के इन बाकी बचे 100 सीटों के लिहाज से मजबूत करना चाहती थी, ताकि इस 29 के आंकड़े को और बड़ा किया जा सके। इससे फ़ायदा ये होता कि जब हिंदी पट्टी में इसकी सीटों में कोई गिरावट आती तो वो वहाँ से मैनेज हो सकने की एक संभावना थी। पर अब जब हम इस सवाल को उठाएंगे तो सवाल ये भी उठेगा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के जो आंकड़े होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसके लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के उदाहरण भी लिए जा सकते हैं, जहाँ पर प्रदेश में सरकारें कांग्रेस की हैं लेकिन लोकसभा में सीटें भाजपा की ज़्यादा हैं। ऐसे दूसरे राज्य भी हैं। पर जब हम बिहार और पश्चिम बंगाल की जो बात कर रहे थे, उसके पीछे की जो उसके पीछे की वजह है वो हम बताते हैं आपको। कांग्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे करके विपक्षी एकता का जिम्मा उनके कंधे पर डाल दिया है। उसका जो नतीजा है, विपक्षी एकता के एक तरह से जो पूरा संयोजन का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हों, ये सारे लोग धीरे धीरे अब इस विपक्षी एकता के मंच पर आते जा रहे हैं। झारखंड में भी माना जा रहा था कि वहाँ भी विपक्षी एकता को साथ मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य स्टेट्स हैं वहाँ पर भी नीतीश कुमार को धीरे धीरे कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। एक आध नामों को छोड़ दिया जाए तो, जैसे कि अभी बीजू पटनायक का नाम लिया जाना, ये सारी चीज़ें, नवीन पटनायक का नाम लिया जाना, माफ़ कीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं। पर अभी फ़िलहाल शुरुआती दौर में ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को कामयाबी मिल रही है। अब जब हम आंकड़े की बात करें, साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उस वक्त हम जब बिहार की बात कर लें, पहले बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। इन 40 सीटों में एनडीए की 39 सीटें हैं। वहीं जो महागठबंधन उस समय बना था, जिसमें कांग्रेस थी, आरजेडी थी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, तो उसके खाते में मात्र 1 सीट आई थी। उस 39 सीटों में से, ये आंकड़ा भी आपके चूंकि स्क्रीन पर दिख रहा है, इस 39 सीटों में जब हम पार्टी के हिसाब से बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सीटें आई थीं, जिसमें 23.58% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। जेडीयू के खाते में 16 सीटें गई थीं, इसमें 21.81% वोट था और लोजपा के पास, जो इनके सहयोगी दल थी एनडीए की, उसके पास 6 सीटें गई थी, जिसको 7.86% वोट हासिल हुआ था। अब वहाँ पर सियासी समीकरण बदल चुके हैं, चूँकि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ छोड़ चुके हैं, वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ हैं। ऐसे में ये जो वोट के आंकड़े हैं, चूँकि हमेशा से ये देखा गया है कि बिहार में जेडीयू का जो जनाधार है वो भाजपा से ज़्यादा माना जाता था एक समय के हिसाब से। तो अगर विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम थे, उसके हिसाब से अब जब हम सियासी समीकरण की बात करते हैं तो इसमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसकी जो बड़ी वजह है वो ये कि एक तो जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, दूसरा नीतीश कुमार लगातार वहाँ पर जो तेजस्वी यादव हैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस वहाँ पर पहले से ही जो है आरजेडी के साथ है। तो ये जो गठबंधन है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वोटों को प्रभावित करेगा और ऐसे में वो जो आंकड़ा है जिसको 39 देखा जा रहा था वो अब गिरेगा। और जब हम 17 की बात करते हैं तो उस 17 में भी चूँकि गठबंधन था, एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर वहाँ पर प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, तो उस 23.58% वोटों में
जेडीयू के भी वोट निश्चित तौर पर रहे ही होंगे। हालांकि ये समीकरण जो है वो जेडीयू पर भी लागू होगा, पर इन सब के बावजूद भी वहां पर सीटों का एक बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। कमोबेश यही हाल पश्चिम बंगाल का है। जब पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो टीएमसी के जो राज्य में 42 सीटें हैं उसमें से टीएमसी के खाते में 22 सीटें गई थी, 43.69% वोट गए थे। ये आंकड़े भी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बीजेपी के खाते में जो एनडीए था वहाँ पर, उसमें बीजेपी के खाते में 18 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थीं। बीजेपी को करीब 40.64% वोट मिले थे। ये एक बहुत बड़ा नंबर था। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में 5.67% वोट गए थे। अब के इन आंकड़ों को भी हम जरा विधानसभा चुनाव से भी कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं साल 2016 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस विधानसभा चुनाव में जो राज्य में 294 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें टीएमसी को 211 सीटें हासिल हुई थीं और भाजपा के खाते में मात्र 3 सीटें आई थीं। 44.91% वोट मिला था टीएमसी को, वहीं 10.16% वोट पाकर के भाजपा मात्र 3 सीटें पाने में कामयाब हो पाई थी। वहीं ये आंकड़ा साल 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बदल गया। साल 2021 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो टीएमसी के खाते में 215 सीटें आईं, वोट प्रतिशत भी बढ़ा। हालांकि इस वोट प्रतिशत के पीछे जो है वोटों की संख्या बढ़ना भी माना जा सकता है। 47.94% वोट 2021 के चुनाव में टीएमसी को हासिल हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा था विधानसभा चुनाव के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा बढ़ा। 77 सीटें इनके खाते में आईं और प्लस 38.13% वोट भी जो है वो इनको मिला। इसमें बड़े कारण में जो रहे वो टीएमसी से छोड़ करके जो तमाम बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, चाहे वो मुकुल रॉय हों, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हों, इस तरीके के तमाम जो नेता आए थे, उनका बड़ा योगदान माना जाता है भाजपा की इस बढ़ी हुई कामयाबी के पीछे, इस बढ़े हुए सीट के आंकड़ों के पीछे। अब इनका लोकसभा चुनाव पर क्या असर हुआ? लोकसभा चुनाव में ही जो है वो जब हम इसका वोट परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो भले ही भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा, पर लोकसभा चुनाव में जैसी जो सफलता की बात की जा रही थी, जिस तरीके से बीजेपी को सफलता मिली थी, विधानसभा चुनाव में उस हिसाब से सफलता उनको नहीं मिल पाई। लोकसभा के लिहाज से विधानसभा में उतना वोट परसेंटेज उनको हासिल नहीं हो पाया था। ऐसे में एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी जब विपक्षी एकता होगी, वहाँ पर कांग्रेस भी इनके साथ होगी, दूसरे जो विपक्षी जो दूसरे दल हो सकते हैं या जो भी दूसरे दलों के वोटर्स हो सकते हैं वो टीएमसी की तरफ मोबिलाइज होंगे। तो ऐसे में ये जब वो आंकड़े उधर शिफ्ट होंगे तो टीएमसी का जो नंबर है वो भी बढ़ने की संभावना है। और पश्चिम बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी एक समय पर लीड कर रही थी इस विपक्षी एकता को, तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनका प्रभाव देखने को मिलेगा और तब भाजपा की सीटों को डेंट होगा। तो ये जो समीकरण है, ये जो आंकड़े हैं, ये निश्चित तौर पर एक बदलाव की कहानी लिखने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में कर्नाटक में मिली हुई इस हार को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आगे मैनेज कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। अब रही बात कांग्रेस में, चूँकि लोकसभा चुनाव से अभी लोकसभा चुनाव होने में एक समय है, उस समय ये जो समय होगा उसमें कांग्रेस के पास ऑप्शंस इस चीज़ के ज़्यादा हैं कि वो कर्नाटक में खुद को साबित करे और खुद जो घोषणाएँ हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द जिस हिसाब से घोषित किया गया है उस हिसाब से उनको पूरा करें और एक बार फिर से लोगों के बीच में अपने कामों की बात करें, मुद्दों की बात करें। जिस तरीके से हिमाचल के बाद ये लगातार उनको दूसरी जीत मिली है जहां पर केवल और केवल मुद्दों की बात हुई हो, मुद्दों के बेसिस पर लड़ा हुआ ये चुनाव और उसको जीतने में कामयाबी जो कांग्रेस को मिली है, उसने कांग्रेस को एक नया चुनावी पैटर्न दिया है कि स्थानीय नेताओं की बात हो, स्थानीय हर जगह जगह के मुद्दों की बात हो। चूँकि हर प्रदेश के हिसाब से, लोगों के हिसाब से मुद्दे भी अलग हैं, तो उन मुद्दों को पकड़ करके और उन मुद्दों को ले करके ही जनता के बीच जाया जाए, ये एक नया मंत्र कांग्रेस को फिलहाल मिल चुका है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस मंत्र का कितना इस्तेमाल कर पाती है, कितना इसका फ़ायदा ले पाती है, ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। पर उसके पहले ये कांग्रेस की जो जीत मिली है उससे कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, कांग्रेस को एक नई संजीवनी मिली है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है
जिसमें अमित शाह से लेकर के जेपी नड्डा तक जैसे नेता हैं, अमित शाह को राजनीति का चाणक्य भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है। तो ये जो हार है, अब इस हार को वो किस तरीके से इसका चिंतन मनन करते हैं और किस तरीके से वो नए प्लान बनाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि निश्चित तौर पर भले ही कर्नाटक उनके हाथ से निकल गया हो, पर चुनाव के मामले में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो विपक्ष के किसी भी बाकी दल से बहुत ज़्यादा आक्रामक रहती है। और ख़ास करके उनका जो सबसे बड़ा हथियार है सोशल मीडिया, जिसको लेकर के वो हमेशा से काफ़ी आक्रामक रहते हैं और अपने स्टाइल में जो तमाम सूचनाएं हैं, चाहे वो सही हों गलत हों जैसे भी हों, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जितनी आक्रामकता से वो लोगों तक पहुंचते हैं, ये दूसरी पार्टियों के लिए भी सीखने जैसी बात होती है। अब देखना ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस हार के बाद क्या कदम उठाती है और 2024 की तैयारी में क्या जो है वो नया पाठ जोड़ने में कामयाब हो पाती है। धन्यवाद।